हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं DED-BDC के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं CTET की और उसी साथ में अदर स्टेट TETs के, विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आपको ज्यों के त्यों उठा के मिल जाएंगे भाई। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछा गया है भाई जेंडर से रिलेटेड। तो जेंडर क्या है? ये एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, ये एक जो है वो मनोवैज्ञानिक सत्ता है या फिर एक सामाजिक संरचना है। देखिए जेंडर हम सबको पता है कि भाई ये जो है वो एक लैंगिकता कह सकते हैं, ये जो है वो एक सामाजिक संरचना, यानी कि डी ऑप्शन तो आपका यहाँ पे सही है। अब समाज की संरचना जो है वो पुरुष और स्त्रियों से मिलकर बनी होती है। ये परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया करके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और समाज की परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्त्री पुरुष की निश्चित स्थिति और भूमिका होती है। ये स्थिति और भूमिकाएं समाज की परंपरा के अनुसार लिंग भेद पे आधारित होती है और उसी के साथ में डिफरेंट भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से जोड़ के इसको जो है वो देखा जाता है, जो किसी भी समाज की गतिहीनता को दर्शाता है। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश समाजशास्त्री या फिर मैं कह दूँ कि भाई नारीवादी एक लेखिका है एना ओकले, आपने नाम सुना होगा। इनके हिसाब से भाई जेंडर क्या होता है, तो इनके हिसाब से जेंडर जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है जो कि स्त्रीत्व का और पुरुषत्व के गुणों को गढ़ने से जो सामाजिक नियम और कानून का जो है वो निर्धारण करता है। तो उनका मानना यह है कि भाई जेंडर जो है वो समाज से ही निर्मित है, यानी कि हमारे और आपके द्वारा ही बनाया गया चीज़ है और जिससे व्यक्ति की पहचान क्या होती है, गौण हो जाती है। और समाज की भूमिका इसमें क्या है, मेन होती है, यानी कि समाज जो है वो डिसाइड करता है कि भाई गर्ल्स को क्या करना चाहिए, बॉयज़ को क्या करना चाहिए, ना कि हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकास का व्यापक आयाम है जो कि इसकी सही पहचान कराता है? सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व या फिर स्व, या फिर आप कह सकते हैं कि सेल्फ वन, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। देखिए यहाँ पे विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो बालक बालिकाओं का जो व्यवहार होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, मतलब चेंजेस होते हैं और बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन है इसके आधार पर जो विकास है इसको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक विकास तो संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक ये सब है। यहाँ पे कहीं बौद्धिक टाइप का विकास नहीं होता, ठीक है, आध्यात्मिक टाइप का विकास नहीं, विकास पूछा है। ठीक है, तो विकास जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये जो बी ऑप्शन है ना यही आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ पे उनका जो विकास होता है वो उनके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, ना कि उनके आंतरिक बौद्धिक जो परिवर्तन चल रहा है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो ये कुछ पक्ष हो सकते हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी, आध्यात्मिक जैसे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तित्व टाइप का भी नहीं आएगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है ना, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पे है। इसको जो है वो सही आयाम के रूप में इसे प्रदर्शित करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा इसमें से सही है, ट्रू है? तो बुद्धि जो है वो बहुआयामी होती है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि जो है वो अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि जो है वो एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जो हैं जैसे कि स्मरण हो गया, तर्क, ये सब जो है वो शामिल होता है। तो देखिए बुद्धि के बारे में कौन सा यहाँ पे पूछा है कि सही कथन है, तो सही को तो पहले कर लेंगे अंडरलाइन। अब इसमें जो सही है वो देखा जाए तो यहाँ पे जो सही है वो बुद्धि जो है वो क्या है, बहुआयामी है ना। अब हावर्ड गार्डनर जी थे ना, उनके अनुसार जो बुद्धि थी वही उन्होंने बोला था कि भाई बुद्धि जो है वो बहुआयामी है। अब जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा क्या होता है, पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब बता नहीं सकते कि भाई बुद्धि मतलब ऑलराउंडर भी हो सकती है या फिर मतलब बोलते हैं ना बहुत हाई लेवल की हो सकती है, कम लेवल की हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें योग्यताएं होती हैं, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, स्किल होती है।
तो गार्डनर के अनुसार भाई प्रत्येक व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धि होती है, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से इसमें कई प्रकार के चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये बुद्धि जो है वो चेंज होते रहती है। तो जैसे कि आप कोई चीज़ है, स्विमिंग सीखने जाओगे तो आपको फिर स्विमिंग भी आने लगती है ना। तो बचपन से तो नहीं आती थी, लेकिन स्विमिंग आपने सीखा तो आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं स्किल जो है वो डेवलप्ड हो गया, आपको वो चीज़ें आ गई। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट करती हैं। तो गार्डनर का मत क्या था भाई कि ये जो है वो 7 टाइप्स की जो बुद्धि होती है ये परस्पर अंतःक्रिया करती है एक दूसरे से, फिर भी जो है वो प्रत्येक बुद्धि जो है वो अर्धसायित जो तंत्र होता है उसके रूप में ये कार्य करती है, और इसीलिए कोई भी मानक बुद्धि परीक्षण या फिर किसी एक योग्यता को हम माप नहीं कर सकते हैं। और ये जो 7 टाइप्स की जो इनकी बुद्धियाँ थी, ये मतलब इनके हिसाब से क्या ये जो है वो आंतरिक रूप से परस्पर अंतःक्रिया करती है। जैसे एनवायरनमेंट और आपका जो वातावरण और वंशानुक्रम है, दोनों जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों जो है वो अंतःक्रिया करता है, वैसे ही सेम। तो यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? गार्डनर थे। और गार्डनर के अनुसार बुद्धि जो है वो एकाकी न होके बहुकार्यकी थी, यानी कि बहुआयामी थी। और गार्डनर के हिसाब से ही सामान्य बुद्धि में भी क्या 9 टाइप की क्षमताएं या फिर कह सकते हैं बुद्धि पाई जाती थी। तो यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है कि भाई बुद्धि जो है वो बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट हमारा कि भाई निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, मीडिया है, परिवार है, विद्यालय है, सरकार। देखिए प्राथमिक सामाजिकरण हमारा कहाँ पे होता है, मतलब सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे होता है? क्या हम पैदा होते ही मीडिया में पहुँच जाते हैं, या फिर हम विद्यालय पहुँच जाते हैं, या फिर सरकार के पास पहुँच जाते हैं? सबसे पहले हम पैदा होते हैं तो परिवार में ही रहते हैं, बिल्कुल। तो हमारी जो प्राथमिक सामाजिकरण का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो होता है आपका परिवार, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फैमिली की। तो सामाजिकरण जो है वो एक क्या है? ये एक जीवन पर्यंत जो है वो चलने वाली क्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में क्या है, बालक जो है वो सांस्कृतिक पद्धतियों को जो है वो ग्रहण करता है और अपनी व्यक्तिगत सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखता है, और परिवार से ही जो है ना उसका सामाजिकरण का प्राथमिक माध्यम माना जाता है। और जबकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो आश्रित और असहाय होता है, तो उसकी जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती है, आवश्यकताएं होती है, जिनकी पूर्ति के लिए उसे किस पे डिपेंड होना पड़ता है? माँ बाप पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसी प्रकार जो बच्चा है वो अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने अपना जीवन जो है वो प्रारंभ करता है। तो ज्ञान हुआ, व्यवहार हुआ, तौर तरीके हुए, और परिवार से ये सब जो है वो अर्जित करता है। तो यहाँ पे जो अपना बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव था कि बच्चों की सोच जो है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच जो है वो वयस्कों से निम्न होती है, या फिर बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से बेहतर होती है, बेटर होती है, या फिर जो बच्चों की सोच है वो मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि क्वालिटेटिव, या फिर कह सकते हैं मात्रात्मक रूप में, यानी कि क्वांटिटेटिव। ठीक है, गुणात्मक नहीं है, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव रूप में जो वो ये डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जीन पियाजे के हिसाब से देखा जाए तो फिर जीन पियाजे के सिद्धांत के हिसाब से उनका प्रमुख प्रस्ताव यही है कि बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। तो बट ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव रूप से डिफरेंट होती है, ना कि क्वांटिटेटिव। हम जो है वो क्वालिटी में सोचते हैं, ना कि क्वान्टिटी में। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आज 1 किलो सोचा है। ठीक है, तो हम जो है वो क्वालिटी में सोचते हैं। तो बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। और जीन पियाजे की इसी बात पे जो है वो अगर बल दिया जाता है तो बच्चे जो है वो संसार के बारे में अपनी समझ जो है वो अपनी रचना का वो बोलते हैं ना खुद ही निर्माण करते हैं। तो पियाजे का मानना क्या है? वो कहते हैं कि भाई प्रत्येक अवस्था जो है वो चिंतन की एक विशिष्ट तरीके की परिभाषा होती है, और इसी से जो है वो आयु उनकी जो है वो संबंधित रहती है। तो ये याद रखना महत्वपूर्ण होता है कि भाई जो चिंतन है वो एक अलग तरीका है, जो कि गुणात्मक रूप से जो ये टोटली डिफरेंट है, ना कि मात्रात्मक रूप में, जो कि ये जो अवस्था है एक दूसरी अवस्था से अधिक उच्च बनाती है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ना आपका सही है कि भाई बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से चेंज होती है, डिफरेंट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, या फिर विलंबित अनुकरण। देखिए यहाँ पे बात करेंगे अगर विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि जो पहला ही ऑप्शन आपका दिया है ना विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ये बिल्कुल सही है
क्योंकि यही जो है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता होती है। और पूर्व क्रियात्मक अवस्था लगभग कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 ईयर्स तक जो है वो ये चलती है। और इस अवस्था को लगभग दो भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला हम कह सकते हैं कि पूर्व प्रत्यात्मक काल, और दूसरा जो है वो क्या है? अंत प्रज्ञात्मक काल। अब जो फर्स्ट वाला आपका पूर्व प्रत्यात्मक काल है, ये आपका 2 to 4 ईयर्स का होता है, ठीक है। और अंत प्रज्ञात्मक काल जो होता है वो आपका 4 to 7 ईयर्स का होता है। तो टोटली ये कितने ईयर्स का हो गया? 2 to 7 ईयर्स का, यानी कि 2 से लेकर ये 7 वर्ष तक का टोटल होता है। और इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइप्स से इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। इसमें जो है वो डिवीजन है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। तो विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यही जो है ये है पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बच्चों को भाई अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें जो है वो पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, या फिर सभी बच्चे जो है वो सीखने के स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और उनमें जो है वो सीखने की सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा जो होती है और सीखने के लिए उनकी जो उचित क्षमता, सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है, ये पूर्व निर्धारित होती है, या फिर बच्चों को जो है वो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जो समावेशी शिक्षा है वो उसके संदर्भ में बच्चों और उनके अधिगम के संबंध में ये माना जाता है कि भाई बच्चे जो है वो सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से, ठीक है, मतलब खुद ही जो है वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और वो सीखने में क्या होते हैं? सक्षम भी होते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। और इसी को आधार मान के जो है वो समावेशी कक्षा का जो है वो निर्माण किया जाता है, और जिसमें सभी विद्यार्थी जो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अधिगम का जो है वो अनुभव प्राप्त करते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो लर्न आउट करते हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, या फिर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में? देखिए यहाँ पे बात करें अगर प्रगतिशील शिक्षा की, तो इसमें जो बच्चों को है वो सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जा सकता है। और यहाँ पे प्रगतिशील जो शिक्षा है, ये इसका क्या मानना है? यहाँ पे इसका ये मानना है कि भाई बच्चे जो अपने ज्ञान के जो है वो स्वयं निर्माता होते हैं, और वे जो है वो निष्क्रिय जानकारी प्राप्त करता नहीं होते हैं, बल्कि वो सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव रूप से जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी प्रीवियस नॉलेज से जो है वो अर्थ का निर्माण करते हैं, और उनके जो खोजकर्ता या फिर आविष्कारक के अगर स्थान पर रख दिया जाता है तो उनके इसमें जो सक्षम समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि भाई निर्देशन के अनुसार जो अवलोकन का प्रयोग है वो ये आयोजित करें, और निष्कर्ष विद्यार्थियों के द्वारा ही निकाला जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक एकमात्र क्या है? सुगम करता है, सहायक है, मार्गदर्शक भूमिका में होता है। कभी कभी आपको ऑप्शंस पे मिल जाएगा भाई शिक्षक क्या है, तो वो जो है वो स्टूडेंट के लिए सुगम करता है, सहायक है, मार्गदर्शक है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो लेई वेगोत्स्की के अनुसार भाई अधिगम क्या है? तो ये क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि, एक व्यक्तिगत गतिविधि, या फिर एक निष्क्रिय गतिविधि। यहाँ पे बात करेंगे लेई वेगोत्स्की की, तो इनके हिसाब से जो अधिगम है वो एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है भाई? सामाजिक गतिविधि। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है ये तो इनके हिसाब से बिल्कुल सही है। और वेगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल का, दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल का यानी द्वितीय स्तर का। तो प्राइमरी लेवल पे क्या होता है? जब प्राइमरी लेवल पे बच्चा जो है वो दूसरों के साथ अंतःक्रिया द्वारा होता है ये चीज़ें। अब जब बालक अंतःक्रिया करता है तो वो सूचनाएं स्वयं ही व्यक्तिगत स्तर पे एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल है। अब बात जो है वो सेकेंडरी लेवल की अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो सीखा हुआ ज्ञान है ना, बालक की मानसिक संरचना में एकीकृत होता है, वहाँ पे गैदर होता रहता है। अब पियाजे की तरह जो वाइगोत्स्की है ये भी ये मानते थे कि भाई जो बच्चा है वो ज्ञान का निर्माण खुद ही कर लेता है। तो इनके लेकिन होता क्या है कि इनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है ना वो एकांकी नहीं हो सकता है। तो ये जो है वो भाषा विकास है, सामाजिक विकास है और शारीरिक विकास है ना, इसके साथ साथ जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी ये चीज़ें होती हैं। तो जो यहाँ पे इनका जो भाषा विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास है, इसके साथ साथ जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, इसके साथ साथ इनका जो है व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है लेई वेगोत्स्की के अनुसार भाई अधिगम, तो ये जो है वो सामाजिक गतिविधि है, ना कि ये निष्क्रिय, अनुबंधित और व्यक्तिगत गतिविधि है।
ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो भाई जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है वो क्या, भाई उनके हिसाब से यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन भाई सही है। तो भाई जीन पियाजे के अनुसार जो है वो बच्चों को पुरस्कार एवं दंडों के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। प्रशिक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। या फिर बच्चे जो है वो उनको दीपन अनुक्रिया जो संबंध है इसके सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो देखिए जीन पियाजे के हिसाब से तो हम सबको पता है कि भाई जीन पियाजे के अनुसार से बच्चा जो है वो ज्ञान का सक्रिय रूप से संरक्षित करता है। ठीक है, अब वे जो है वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये जो है वो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं उनकी वो अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, सर्च आउट करते हैं, उनके बारे में समझ बनाते हैं और उनके बारे में जो है वो सूचना एकत्रित करने की उनके अंदर जो क्षमता होती है वो बालक के परिपक्वता के स्तर और बालक के अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो है वो पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है वो निर्धारित की जाती है। बालक अपने विश्व के ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है। स्कीमा ये वर्ड आपने सुना होगा। स्कीमा मतलब एग्जैक्टली क्या, जो ऑलरेडी हमने उसको बता दिया है, वो उसके मेंटल दिमाग में जो है वो चीज़ें फिट आउट हो चुकी है, वही उसका स्कीमा होता है। जैसे आपने इसको बता दिया कि भाई ऐसे कुछ गोल दिखने वाली चीज़ लड्डू होती है, तो वो जो है वो उसके दिमाग में ये चीज़ क्रिएट होगी, कोई भी गोल दिखने वाली चीज़ जो मीठी लगती है वो क्या होती है, लड्डू होती है। तो नेक्स्ट टाइम वो अगर गुलाब जामुन भी खाएगा तो उसे लगेगा कि ये क्या है, लड्डू, क्योंकि ये इसके स्कीमा में जो है वो चीज़ें फिट हो चुकी है। तो स्कीमा, आई होप आपको मीनिंग अंडरस्टूड हो गया होगा, स्कीमा क्या होता है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जो है जीन पियाजे के अनुसार पूछेगा भाई बच्चे क्या, तो बच्चे जो है वो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वैसे ही वो जो है वो अन्वेषण भी करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो चालक जो है वो विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक जो है वो विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास, या फिर शीर्षगामी से अधोगामी, या फिर अधोगामी से शीर्षगामी, या फिर स्थूल से सूक्ष्म चालक विकास। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी जो है वो चालक का विकास क्रम डैश से डैश तक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे बात कर रही है चालक विकास दर में जो व्यक्तिगत विविधताएं होती है ना, तो ये यहाँ पे आप आ जाएंगी स्थूल। तो यहाँ पे आपका देखिए पहले तो सूक्ष्म और स्थूल है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपका आने वाला है स्थूल यानी कि अपरिष्कृत वन। ये जो है अपरिष्कृत चालक यानी कि स्थूल चालक का विकास जो है वो, और ये होता है आपके परिष्कृत चालक विकास तक। ठीक है, अब स्थूल चालक विकास के फलस्वरूप होता क्या है, तो देखो बच्चे की जो शारीरिक गतिविधियां हैं इसका जो नियंत्रण और समन्वय है वो स्वयं सीखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सूक्ष्म चालक विकास के फलस्वरूप होता क्या है, बालक अपने संसार के बारे में जो है वो सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाना हो गया, पकड़ना हो गया, जांच परख हो गया, ये सारी क्रियाएं जो वो सीखता है। तो यही कारण है कि वह चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होते हुए क्रम जो है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। इसका बेस्ट अगर मैं एग्जांपल दूं तो बच्चे को अगर कोई खिलौना अगर प्राप्त करना है, वो खाट पे बैठा है, तो वो मतलब अगर खाट पे ही खिलौना है तो वो जो चद्दर है उसको सबसे पहले तो खींच लेगा, उसी से उसको खिलौना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, स्थूल है। अब सूक्ष्म चालक में क्या आ जाएगा, जब बच्चा डेवलप हो जाता है, उसे पता है कि खिलौना लेना है, तो वो चद्दर नहीं खींचेगा पूरी, वो जाएगा अपने हाथों का प्रयोग करेगा और जो उस खिलौने को वो है उठा लेगा। तो उसने क्या किया, अपने हाथों का, फिंगर्स का यूज़ किया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सूक्ष्म चालक। ठीक है, तो आई होप इसका आपको मीनिंग अब समझ में आ गया होगा। तो ये जो है वो विकास की दर कैसे चलती है, स्थूल से लेके सूक्ष्म की ओर, यानी किसी भी बड़ी चीज़ का जो मतलब बच्चा को पहले क्या है, पहले इमोशनली मतलब उसको भूख लगती है, हंसना है और गाना है, कुछ भी है, तो उसको पहले सबसे पहले तो खाली मतलब इमोशन से ही उसको बता सकता है। उसे भूख लगी तो भी रोएगा, उसे कुछ चाहिए तो भी वो रोएगा। धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो फिर बड़े होते होते उनको फिर ये चीज़ें आ जाती है कि जैसे मतलब सिर्फ रोना है तो वो आंखों तक ही सीमित हो जाता है और मुंह तक सीमित हो जाता है कि भाई जब रोना है तो भाई आँख से पानी आएगा और ज़्यादा ज़्यादा क्या है, बच्चा जो है चिल्लाएगा। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जब छोटा रहता है बच्चा तो क्या करता है, वो हाथ पैर भी मारने लगता है, गुस्सा करना, मतलब
उसकी पूरी बॉडी ही एंगेज होती है उसमें। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया उसकी फुल बॉडी जहाँ पे एंगेज होती है वो होती है आपका स्थूल चालक विकास। अब जब वो धीरे धीरे उसकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इतनी आ जाती है कि जब उसे रोना है कि भाई आँखों का सिर्फ वो इस्तेमाल करेगा, मतलब जो है आँखों से जो है पानी बहना या फिर आँखें लाल हो जाना, गुस्सा करना, ये तो उसके जो है वो सिर्फ ये जो है वो सूक्ष्म चालक का यहाँ पे विकास हो जाता है। तो वो धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट इस हिसाब से चलता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। वीडियो अगर सही लगती हो तो भाई वो लाइक ज़रूर किया करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है, तो भाई उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्यावस्था या फिर पूर्व क्रियात्मक अवधि। देखिए वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि स्टार्ट हो रही है वयस्कता, है ना, अभी वो वयस्क हुआ नहीं है, वयस्कता स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे पहल कर रहा है, स्टार्ट हो रही है, तो ये है आपका किशोरावस्था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। अब किशोरावस्था की अवस्था क्या है? तो ये वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति जो है वो बाल्यावस्था के बाद जो है वो पदार्पण करता है। और इस संबंध में भाई एक महोदय है जरल शील्ड, और उन्होंने क्या कहा है कि भाई किशोरावस्था वे टाइम है, मतलब वो समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जो वो संक्रमण करता है। और इसी के हिसाब से अगर देखें तो ऑसुबेल जो थे वो कहते हैं कि भाई किशोरावस्था जो है वो जैविक और सामाजिक स्थिति में संक्रमण काल है। और स्टेनली हॉल की अगर हम बात करें तो उनके हिसाब से भाई किशोरावस्था क्या है? तो ये जो है वो तूफान और परेशानी की जो ये अवस्था होती है। समटाइम्स आपको डेफिनेशन देके पूछ लेता है कि भाई किसने क्या कहा है, तो एग्जैक्टली तो याद नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी हमने सुनी हुई चीज़ों से याद आ जाता है। जैसे किशोरावस्था तूफान और परेशानी की अवस्था, तो ये हमें अब तो याद ही रहेगा कि भाई स्टेनली हॉल ने ये कहा था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो एक प्रारंभिक कक्षा जिसमें कि एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वो क्या है? उन्हें शामिल करना, उनका संचय करना चाहती है, उन्हें अस्वीकार करना चाहती है, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए या फिर उन पे ध्यान ही नहीं देनी चाहिए। देखिए एक प्रारंभिक कक्षा यानी कि प्राइमरी लेवल की एक जो बच्ची है जो अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आती है, तो हमें पूछा है कि हमें क्या करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, उसको शामिल करना है, उसका संचय करना है, उसको गैदर करना है, ठीक है, कलेक्ट करना है, ना कि उसको भाई बोल देना है कि जाओ यहाँ से, हमको नहीं चाहिए। स्वीकार, उपेक्षा और ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव कमेंट्स है, इसको करना ही नहीं चाहिए। तो ये तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे कि उन्हें जो है वो शामिल करना और संचय करना चाहिए। यानी कि बच्चा जो अपने साथ बहुत कुछ लेके विद्यालय आता है, अपनी भाषा है, अपने एक्सपीरियंस है, अपनी दुनिया को देखने का अपना नज़रिया उसका होता है। बच्चे जो है घर परिवार से, परिवेश से जिन अनुभवों को, जिन एक्सपीरियंस को लेके मतलब विद्यालय आते हैं वे बहुत ही समृद्ध होते हैं, और इसी एक्सपीरियंसेस का बेस करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ज्ञान के निर्माण करने में। तो हमें जो है उसको क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए, संचय करना चाहिए, ना कि उनको भगा देना, मतलब बोलते हैं ना उपेक्षा कर देना या फिर इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि भाई हिंज को दवाई की चोरी, अभी हिंज यहाँ पे एक पर्सन का नाम है जिसको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो कि उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी थी, वो एक ड्रग जो उसकी वाइफ की जान बचा सकता था, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो बच्चा है वो नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? क्या वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अवस्था के अंतर्गत आता है, या फिर यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत, या फिर सामाजिक क्रम नियंत्रण, या फिर दंड एवं आज्ञा पालन? देखिए बात करते हैं, यदि कोई बच्चा अगर तर्क प्रस्तुत करता है कि भाई ये जो हिंज था, इसको जो दवाई की चोरी थी, वो जो दवाई उसकी पत्नी की जान बचा सकती थी, वो अगर ऐसा करता है तो वो जो है वो पकड़ा जाएगा और उसको क्या होगा? जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के हिसाब से जो नैतिकता की समझ है वो यहाँ पे दंड और आज्ञा पालन, उसको दंड मिलेगा, वो जेल चले जाएगा। तो दंड एवं आज्ञा पालन का जो अभिविन्यास है यहाँ पे इस अवस्था के अंतर्गत ये आता है। अब दंड और आज्ञा पालन का जो अभिविन्यास है इसके अंतर्गत बालक जो है वो बड़े व्यक्तियों से जो है वो अधिकार संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के लिए वो क्या रहता है? एकदम चिंतित रहता है, थिंक करते रहता है कि भाई वो जो नियम है उसका उल्लंघन ना करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ऐसे किया तो दुष्परिणाम होते हैं और उसको जो है फिर वो हमें भोगना भी पड़ेगा। तो भाई किसी भी कार्य को करने पे होने वाले जो स्थूल परिणाम है उसका कार्य जो है वो अच्छा या बुरा ये सब वो निर्धारण करते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हमने चोरी की है तो घर पर तो मार पड़ने ही वाली है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम से ही मत करो यार।
तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होगी। तो ये क्या है, हमें हमारे अंदर क्या है वो दंड और आज्ञा पालन, हम कहीं ना कहीं क्या है आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो इनकी जो नैतिकता की समझ है इस अवस्था के अंतर्गत आती है, तो ये है वो दंड और आज्ञा पालन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लय वैगोत्स्की क्या कहते हैं, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता या फिर व्यक्तिगत वार्ता या फिर भ्रांत वार्ता। देखिए यहाँ पे बात करते हैं मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से, भाई पर्सनल टॉक कर रहा है ना, क्या कर रहा है, खुद से ही बात कर रहा है, तो ये समस्या कैसे हो सकती है और ये अहम केंद्रित कैसे यहाँ पे आता है और भ्रांत वार्ता कैसे आता है। बट ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल है, व्यक्तिगत वार्ता की यहाँ पे बात हो रही है, पर्सनल टॉक की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो लय वैगोत्स्की है इसे कहते हैं कि भाई ये क्या है, व्यक्तिगत वार्ता है। अब वैगोत्स्की के हिसाब से ना जो बच्चा है वो भाषा का प्रयोग न करके कि भाई केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु अपितु जो मतलब उसका स्वनिर्देशित तरीका होता है कार्य करने का, अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने का, निर्देशन देने का, मूल्यांकित करने में भी ये सब जो है वो यूज़ करते हैं। अब स्वनिर्देशन क्या होता है, स्वनिर्देशन में हम खुद ही भाषा का प्रयोग करके आंतरिक स्वभाव से निज भाषा इसे कह सकते हैं, हम खुद ही को निर्देश देते हैं, हम खुद से ही बात करते हैं। आप मिरर देख के खुद से कभी बातें करते हैं ना, या फिर छोड़ो यार मिरर, हम खुद से भी मन में क्या है दिन भर चलते रहता है कुछ ना कुछ, तो हम खुद से बात करते रहते हैं। ये क्या है, व्यक्तिगत वार्ता है। तो पियाजे ने भी निज भाषा को क्या है, आत्म केंद्रित और अपरिपक्व माना, यानी कि हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहता है लेकिन सही गलत क्या है एग्जैक्टली जब हम बोलते हैं तब पता चलता है। जैसे वो बोलते हैं ना कि दुकान कोयले की है या सोने की, वो मुंह खुलने के बाद पता चलता है ना। आपने थॉट कहीं सुना होगा, मैंने भी सुना ही है। तो चलिए यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। बात करेंगे बाकी सारे 15 नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। चैनल अगर अच्छा लगे आपको, बोलते हैं ना आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करिए आपको जो भी क्वेरीज हैं कि हम चाहेंगे कि आपको जो है वो बेटर प्रोवाइड करें। चलिए आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।